नमस्कार, ज्ञान विजय चैनल में आपका स्वागत है। हम 11वीं की अनिवार्य हिंदी पढ़ रहे हैं। पाठ 5 और पाठ का नाम है गलता लोहा और लेखक का शेखर जोशी। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद में पाठ की शुरुआत करते हैं। तो शेखर जोशी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का गठवार, सात के लोग, हलवा का, नौरंगी बीमार कहानी, नौरंगी बीमार, ये तो गई इनकी कहानी है। एक पेड़ की याद, ये है सब चित्र संग्रह और सम्मान को पहला सम्मान मिला। ये तो हो गई इनके जीवन से संबंधित। अब एक पाठ है वो किससे संबंधित है? पाठ का नाम ही गलता लोहा है। तो ये इनकी प्रमुख कहानी है। जो कहानी में इसमें बताया गया है कि व्यवसाय चाहे कोई भी हो, व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। इसमें जैसे मुख्य पात्र है मोहन है, धनराम है, त्रिलोक सिंह मास्टर आया है, और बंशीधर जो मोहन के पिता है, रमेश जो मध्यम वर्ग का है आदमी है, व्यापारी है, वो इससे संबंधित है। तो मोहन और धनराम दोनों के है, दोनों एक दूसरे के मित्र है। और लेकिन मोहन वो ब्राह्मण जाति का है और ये धनराम है लोहार जाति का है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में होकर भी मोहन ने किस प्रकार इस लोहार का काम चुना, वो इस कहानी में बताया गया है। आगे इसकी शुरुआत करते हैं कि गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन कई कारणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा भी किया गया है। वास्तविक अर्थ है कि गंभीर उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुख्य टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ में गुजरते हैं। हम देखते हैं कि एक मेधावी है, मोहन है, वो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट बालक है, मेधावी, किंतु निर्धन ब्राह्मण है। पढ़ने में तो होशियार है लेकिन वो ब्राह्मण जाति का निर्धन ब्राह्मण है। युवक मोहन किन परिस्थितियों में चलते उनने मनोदशा तक पहुँचता है जहाँ उसे जातीय बेईमान हो जाते, सामाजिक विधि नियमों निषेधों की तक रखकर धनराम लोहार के बैठता ही नहीं, मतलब उसके दुकान में आके बैठता ही नहीं, बल्कि उसके काम को भी वो क्या करता है, सीख जाता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मोहन के पेट अनानास का था अचानक कि शिल्पकार की टोली की ओर मुड़ गया। शिल्पकार है कौन था? धनराम। उसके मन में किसी भी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुभूति शेष थी, जिसे पिछले 3-4 दिनों में दुकान की ओर जाते हुए दूर से ही सुनता रहता था। अर्थात उसकी खटखट की, लोहे के पीटने की, इस तरह की आवाज है उसकी दुकान से क्या होती थी, आती रहती थी। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे, निहाई होती है जो लोहे को गर्म करने वाली, निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती है थोड़ी की धूम आवाज उसे लोहे पर लगती जोर से उठता। उनका स्वर और निशान साफ थे। इससे पहले खाली निहाई पर पड़ती है थोड़ी की खनन करके दूर से ही पहचान सकते हैं, अर्थात दूर से ही पहचाना जा सकता था कि एक लोहार की दुकान है। लंबे वेट वाला हसुए का तो था घास काटने वाला औजार, जिसे घास काटा जाता है। लंबे पेट वाले हसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था। कौन निकला था? मोहन था। इस उद्देश्य से निकला था कि वह खेतों के किनारे उगी हुई कटियाली झाड़ी को काट छाट कर साफ कर आएगा। और उसका मकसद क्या था? घर से किस लिए निकला था कि वो जो घास काटने वाला औजार था वो उसको पेरना कराने के लिए उसकी दुकान पे आया था वो, और वो इसी उद्देश्य से निकला था कि जो खेतों के आसपास में घास बढ़ गई है उसको काटने के लिए। बुढ़े बंशीधर, ये बंशीधर है तो उसके पिताजी है बंशीधर थे कि जो बुढ़े थे। अब वह ये सब ये काम नहीं कर सकता, तो खेती का काम ये वैसे तो वो प्रोता ही करता था, पंडित का काम करता था, लेकिन साथ में वो खेती का काम भी करता था। लेकिन अब बूढ़े हो गए थे इसलिए उनसे न तो खेती का काम होता था और न ये जो व्यवसाय था उनका पंडिताई का वो भी नहीं हो रहा था। अर्थात यहाँ क्या जन्म भर जिससे यजमान लोग उसकी निष्ठा और संयम के कारण उससे श्रद्धा भी रखते थे। जो यजमान लोग थे वो पंडित, माने हुए पंडित थे, इसलिए लोग उनके प्रति श्रद्धा की भावना भी रखते थे। लेकिन
बुढ़ापे के जर्जर शरीर का उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता था, लेकिन उनका शरीर कैसे लगातार कमजोर हो गया था, जिसके कारण व्रत उपवास को नहीं कर पाते थे और वो क्रूरता ही नहीं संभाल पाते थे। सुबह सुबह जैसे उसके सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर, गहरा निश्वास में लंबी सांस लेकर के कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्र जी के यहाँ रुद्री पाठ करवाना। तो रुद्री पाठ तो शिव जी का पाठ होता है। अब मुश्किल है, लग रहा है कि 2 मील किसी की चढ़ाई पर अब अपने बूते पर नहीं हो सकता कि वो मतलब जाना था रुद्री का पाठ करवाने, लेकिन रास्ता कैसे था, 2 मील की चढ़ाई करना था और वो सोच रहे थे कि ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं थी उनके बस की बात? क्योंकि अब वो क्या हो गए थे, बूते हो गए थे। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, सब कुछ समझ में नहीं आता था, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। उनके कुछ भी समझ के इस काम के लिए मैं हाँ करूँ या ना करूँ। मोहन उनका आज से न समझते हुए ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुप्राण कर पाने का न उसे अभ्यास था, न वैसी गति थी। तो मोहन भी अपने पिता की बातों को तो सुन रहे थे, लेकिन वो जो पंडिताई वाला का जो अनुष्ठान कराने जाना था उनके पिताजी को, तो मोहन के बस की बात नहीं थी कि उनका हल्का करने के मतलब उनके वजन को हल्का करने के लिए, उनके वजन कौन सा था, उनके ऊपर जो अनुष्ठान कराने वाला वजन था। कोई सुझाव भी नहीं दिया उन्होंने, उनकी बात तो चुपचाप सुन ली, न तो हाँ था और ना था। जैसे हवा में बातें कर दी गई और वैसे उन्होंने पकड़ा गई, और वो उनके पिताजी ने जो बात कही वो ऊपर से उस बात को क्या करते निकाल दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेत की ओर चला था, अर्थात पिता का काम हल्का करने के लिए अब वो पिता की बात को चुपचाप सुन लिया, लेकिन ये पंडिताई वाला काम तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये खेती वाला काम है, ये तो मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। इसलिए पिता का मन हल्का करने के लिए वो क्या किया, उसने खेत की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि पूरी तरह हो चुकी, अर्थात पूरी तरह वो दिखी नहीं थी पूरी तरह से, और जो घास काटा जा सकता था वो ऐसी नहीं थी। धनराम अपने बाएं हाथ में धोखने पहुंचता हुआ दाएं हाथ में भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उल्ट पलट कर रहा था। क्या कर रहा था? लोहे को भट्टी के पास बैठा था और भट्टी में लोहे को गर्म कर रहा था और लोहे को इधर उधर कर रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा। कनिस्तर क्या होती है? जो लोहार बैठने का स्थान है, लोहार होता है, उसके ऊपर बैठता है। ऊपर बैठा हूँ, उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा हूँ, उसको मतलब ध्यान से उस चीज को वो देख रहा था कि धनराम था, वो काम कर रहा था और मोहन उसके पास में बैठ गया और उसको बारीकी से उसके कार्य को क्या कर रहा था, देख रहा था। मास्टर दिलोक से को गुजर गई होंगे था। उसके पास बैठने के बाद वो दोनों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी, और शुरुआत कैसे की कि मास्टर त्रिलोक सिंह कौन थे? उनके अध्यापक थे, तो वो तो गुजर गए होंगे। तो मोहन ने पूछा, वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, तब वो अपनी बचपन की दुनिया थी उसमें क्या हो गए थे, वो लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, अर्थात तो बचपन की बातें याद की तो धनराम की आंखों में क्या गई, चमक आ गई जिससे। वह बोला, मास्टर जी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था, लेकिन उनकी छड़ी का डर था वो जब तक जिंदा रहे तब तक लगा ही रहता था। दोनों वो करके हंसते हैं, कुछ क्षणों के लिए दोनों जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गया था। कौन सी बीती हुई दुनिया में लौट गए थे? जो बचपन की दुनिया थी उसमें लौट आए थे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक से स्कूल की तार दीवार में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले धमाचौकड़ी मचाते उठा पटका करते और आज के पेड़ों की टहनियों में ढूंढते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। बिल्कुल वो मतलब उस मास्टर जी को देख के बच्चे क्या हो गए, बिल्कुल चुपचाप हो गए। कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली क्या तुमने? मास्टर जी ने क्या प्रश्न पूछा कि क्या प्रार्थना तुमने कर ली क्या? ये जानते हुए भी यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान पर उसका संवेद स्वर पहुंचता ही त्रिलोक से दूर कर एक लड़के को देखते हुए फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मास्टर जी ने फिर उन लड़कों की तरफ देखा और लड़कों की तरफ देखकर सबको देखा, लेकिन मोहन उनको नजर नहीं
तब बच्चों से उन्होंने पूछा कि आज मोहन नहीं आया क्या। मोहन उनका चहेता शिष्य था, चहेता में चाहने वाला, प्रिय था। पुरोहित खानदान का कुशागर बुद्धि का जो पढ़ने में होशियार था ही नहीं, बल्कि गायन में भी गायन में मोहन की क्या खासियत थी, विशेषता थी कि मोहन पढ़ने में नहीं था बल्कि वो गाने में भी बहुत अच्छा था, गा सकता था गाना में। कि लोग से मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वह सुबह सुबह ये प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। इस प्रकार उसने प्रार्थना भी सबसे पहले मोहन था, उसने वो शुरुआत करता था। मोहन को लेकर मास्टर की लोग से की बड़ी उम्मीदें थी। मोहन को लेकर उम्मीदें किसी भी जो बच्चा कक्षा में होशियार होता है तो अध्यापक की भी मतलब कुछ शिक्षा ही होती है कि हम स्कूल का हमारा नाम रोशन करें। तो मास्टर जी थे, उनको भी मोहन के प्रति बहुत उम्मीद थी कि ये मतलब स्कूल और मेरा नाम क्या करेगा, रोशन करेगा। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वह सवाल में मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता था। तो जो प्रश्न बच्चों से पूछा जाता था अगर नहीं आता तो मोहन उसका तुरंत क्या कर देता था, जवाब दे देता था। मोहन ठीक उत्तर देकर संतुष्ट कर देता और अध्यापक को क्या कर देता था, संतुष्ट सही उत्तर देकर संतुष्ट कर देता था। और तब स्त्री बालक को दंड देने का मोहन पर डाल देते और अध्यापक थे, वो अध्यापक था ना, वो मोहन के ऊपर जो दंड देने का कार्य भी मोहन को सौंप देते थे। और क्या दंड देते थे कि पकड़ इसका कान, अध्यापक क्या उनका क्या आदेश देते थे कि पकड़ इसका कान, इसको कान पकड़ो और लगाओ इसके 10 फुट बैठ और उसको 10 फुट बैठ भी निकलवाओ। वे आदेश देते थे। धनराज भी उन छात्रों में से एक था। तो धनराज कम पढ़ने में कैसा था, कमजोर था और उन छात्रों में से एक था जिसे त्रिलोक से मास्टर के आदेश पर हमजोली मोहन साथ पढ़ने वाले हमजोली मोहन के हाथों में कई बार वेद खाई था, डंडे की मार पड़ती थी। किससे पढ़ती थी, मोहन को, क्योंकि मोहन था वो होशियार था और धनराम था वो कमजोर था, इसलिए उसे जो भी प्रश्न दिए जाते थे वो याद उससे नहीं होता था, जिसके कारण मोहन के हाथों से मार भी खानी पड़ती थी। या कान की स्वास्थ्य मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी रहने पर भी धनराम प्रारंभ से इसके प्रति स्नेह और आदरता हुआ। मोहन से मार खाने के बाद थोड़ी बहुत उससे ईर्ष्या भी होती थी, क्योंकि मार खाता था तो कभी मन में ईर्ष्या की भावना भी पैदा आ जाती थी, लेकिन वो उसके प्रति प्रेम, दोनों मित्र थे इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इसका कारण शायद ये भी था कि बचपन से ही में ही बैठे दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन की अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। उसके मन में भी है कि मेरे वो प्रतिस्पर्धा में आपस में टक्कर लेने वाला, टक्कर या गोल प्रतिस्पर्धा को गोल भी कर सकते हैं, टक्कर भी कर सकते हैं। तो धनराम ने कभी मोहन से प्रतिस्पर्धा या टक्कर नहीं ली थी, अपना अधिकार समझ रहा था। और वो उसका मानना क्या था कि ये मोहन का अधिकार है, क्योंकि मेरे को याद नहीं होते और मोहन को याद होते, अगर इसलिए मुझे ये सजा देता है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार मोहन सोचता था, नहीं धनराम सोचता था। बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना है कि मोहन एक बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल उसका नाम भी ऊंचा करेगा। और त्रिलोक सिंह बीच में ये भी बच्चों से कहते रहते थे कि मोहन है पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये उनकी उम्मीदें भी थी मास्टर जी। धनराम के लिए किसी और सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, लेकिन धनराम के प्रति वो किसी प्रकार की सोच नहीं रखते थे मास्टर जी, क्योंकि जो कमजोर होते तो उनकी उम्मीदें, उनके प्रति उम्मीदें बच्चों से अध्यापक को कम ही रहती थी। तो अध्यापक जो त्रिलोक सिंह मास्टर थे वो धनराम के प्रति कोई उम्मीद वो नहीं रखते थे। और धनराम व गांव के दूसरे खेती मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह इस प्रकार तीसरे दर्जे का स्कूल का मुँह देख पाया था। अर्थात जो हार जाति के थे वो बच्चे पढ़ते नहीं थे, लेकिन मोहन किस परिस्थितियों में स्कूल का मुँह देखा था ये लेखक बता रहा है कि त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार विषय पर विशेष ध्यान भी देते थे कि एक जो सुथार वर्ग का है बच्चा है, ये पढ़ने के लिए आया है, तो कभी त्रिलोक सिंह मास्टर को गुस्सा भी आता था, लेकिन कई बार उसकी तरफ देखने भी विशेष ध्यान भी देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने बुला लिया और धनवा तेरे का पढ़ा सुना और उसने क्या कहा, मास्टर जी ने क्या कहा कि
वे धनुआ 13 का पाढ़ा सुना था। वह 12 तक पाढ़ा तो मतलब जैसे तैसे करके उसने 12 तक पाढ़ा तो क्या कर लिया था, याद कर लिया था लिया और किसी तरह याद कर लिया, लेकिन 13 का पाढ़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 का पाढ़ा उसे याद नहीं हो रहा था। किसको? धनराम को याद नहीं हो रहा था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, तो उस तरह से पाढ़ा बोलता है कि 13 एकम 13, 13 दूनी 24, तो 13 दूनी तो 26 होते, लेकिन वो गलत बोलता था। मास्टर सट्टी उसकी पिंडलियों के ऊपर लगाया था कि मास्टर जी ने उसे उसकी पिंडलियों पे डंडा मारा कि वह टूट गया। गुस्से में इतनी जोर से डंडा मारा जिसके कारण वो डंडा था वो भी टूट गया था। और उस मास्टर जी ने उसे इस मतलब इन मास्टर जी की विशेषता क्या थी कि जिस बच्चे को दंड दिया जाता था उसी से वो दंडा मंगाते थे। ये एक मास्टर जी की विशेषता थी। तो और बच्चा था वो अपने अनुसार ही वो डंडे को चुनते थे। तो उसने मास्टर जी ने क्या आदेश दिया, 4 नाले में से एक अच्छी मजबूत सी सट्टी तोड़कर फिर 13 का पाढ़ा याद कराता हूँ। डंडा लेकर आ फिर तेरे को 13 का पाढ़ा याद कराता हूँ। ये बात किसने कही थी? मास्टर जी ने। किससे? धनराम से। त्रिलोक से मास्टर का ये सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने ये हथियार का जुटाना होता था। ये मैं पहले बता दिया कि उनकी विशेषता भी थी कि जो दंडा जो जिसको सजा मिलती थी उसे ही वो दंडा मंगाते थे। और जाहिर है कि बलि का बकरा अपने पर अधिक से मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर रहने का चुनाव ऐसे ही करता जैसे वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा। और बच्चे भी ऐसे ही होते थे कि वो डंडे का चुनाव वो इस प्रकार करते थे कि वो अपने नहीं बल्कि दूसरे बच्चों के लिए तो अपने बुद्धि से अधिक बड़ा डंडा लेकर वो आते थे। धनराम की मत बुद्धि रही है, ये मत बैठा हुआ डर है कि पूरे दिन गोठा लगाते रहे, 13 का पाढ़ा याद नहीं हुआ। मतलब दिन भर उसको 13 का पाढ़ा मास्टर जी याद करवाते रहे, लेकिन उसकी मंद बुद्धि के कारण तब मंद का अर्थ था कम बुद्धि के कारण उसको 13 का पाढ़ा वो याद नहीं हुआ। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पाढ़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते फिर लड़खड़ा गया। और फिर उसे मतलब तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते वापिस वो क्या हो गया? धनराम था वो लड़खड़ा गया पाढ़ा। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए लाई हुए वेद का उपयोग करने के बजाय जबान पर चाबुक लगा दी। और उसने इस समय इस बार क्या किया, क्योंकि वो मास्टर जी थे खुद परेशान हो गए थे उसको पाढ़ा रटवाते लेकिन पाढ़ा उसको याद नहीं हो रहा था। तो मास्टर जी ने क्या किया, इस बार डंडे का उपयोग नहीं किया बल्कि जबान का उपयोग उन्होंने किया। और क्या कौन सी जबान तक चलाई थी उन्होंने कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा, क्योंकि वो लोहार जाति का था। तो उस मास्टर जी ने क्या कहा कि तेरे दिमाग में तो क्या भरा हुआ है? लोहा भरा हुआ है। तो विद्या का ताप इसमें कहाँ से लगेगा? वापिस कह रहा है कि विद्या का ताप इसमें कहाँ लगेगा। क्या बात कही थी मास्टर जी ने कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, इसलिए विद्या का ताप इसमें नहीं लग सकता। किसमें नहीं लग सकता? उसके दिमाग में। किसके? धनराम के दिमाग में। कहाँ लगे? अपने थैले में से 5-6 दरातियां निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। और किताबों की विद्या का दाब लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की भी नहीं थी। अर्थात उसके पिताजी थे वो भी नहीं चाहते थे इसको धनराम थे, बल्कि वो जबरदस्ती था वो पढ़ रहा था। पिता की भी नहीं थी। धनराम हाथ पे चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे दोगली पीटने का सान लगाते हुए कामों में उलझाना शुरू कर दिया। तो जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ धनराम और उसके पिताजी थे, उसने ये काम करना मतलब लोहे का काम सिखाना शुरू करवा दिया। और फिर धीरे धीरे थोड़े से लेकर घर चलाने की विद्या सिखाने भी लगे। और फर्क इतना ही था कि मास्टर की लोग से अपनी पसंद का वेद सुनने की छूट देते थे। दोनों मास्टर जी और उसके पिताजी के दोनों में सजा देने का किस प्रकार फर्क था कि मास्टर जी थे वो क्या करते थे कि वो वेद थे वो बच्चों की इच्छा के अनुसार मंगाते थे, सुनने की छूट देते थे। और यहाँ गंगाराम कौन है? धनराम के पिता। गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़ वेद और हत्था जो भी हाथ में लग जाता उसे अपना प्रसाद देते थे, उसे मार देते थे। किस किसे मारते थे गंगाराम उसके पिता?
छड़ से, बेस से और रखते से। इस प्रकार तो दोनों मास्टर जी और गंगाराम में मतलब सजा देने का क्या किस प्रकार का फर्क था। मास्टर जी थे वो तो बच्चों से स्वयं धंधा ढूंढने के लिए कहते थे कि बच्चों को भेजते और कि तुम खुद ही अपना धंधा लेकर आओ। और उसके पिता गंगाराम तो धनराम के पिताजी थे, वो छड़ से, बेस से और रत्ते से मारते थे। इस प्रकार दोनों की में सजा देने का अलग अलग तरीका था। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उसकी विरासत संभाल ली, अर्थात उसका काम क्या कर दिया, उसने संभाल लिया। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि अब वो गंगाराम ऊपर के धनराम का आकर कहने लग गए। लोगों को भी है कि क्या कहता है कि याद ही नहीं रहा कि तब गंगाराम के ऑफर का धनराम का ऑफर करने लगा। अर्थात उसके पहले किसके नाम से उसकी दुकान चलती थी, गंगाराम के और बाद में किसके नाम से, धनराम के नाम से वो दुकान चलने लग गई थी, ऑफर करने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली और त्रिलोक से मास्टर की भविष्यवाणी को किस हद तक सिद्ध कर दिया था। यह तो साधारण हैसियत वाले यजमानों को क्रोधदायी करने वाले बंशीधर तिवारी की हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। मतलब वो अध्यापक थे, वो ही नहीं देखते थे मोहन का, बल्कि उसके पिताजी थे, मोहन के पिताजी थे, वो भी बड़ा सपना देखने लग गए थे। सपन देखने के और वीडियो चले आते प्रत्येक धंधे में उन्हें निराशा कर दिया था। अर्थात जो उसके पिताजी काम करते थे उन्हें उस धंधे से उनको क्या हुई थी, निराशा हो गई थी। कि दान दक्षिणा के बूते पर विकसित किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। दान दक्षिणा के द्वारा वो परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्रता मिटा, दरिद्रता अर्थ तो गरीबी मिटाएगा, ये देखकर उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा उन्हें घर से ही सब कुछ नहीं हो सकता था। तो उनके पिताजी की, मोहन के पिताजी की क्या इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और जो हमारे परिवार की स्थिति है उसको क्या करेगा, सुधारेगा। क्योंकि उनकी परिवार की स्थिति को दयनीय स्थिति थी, तो उसके पिताजी को आशा थी कि ये बड़ा होगा जिसके कारण हमारे परिवार की स्थिति सामान्य हो जाए। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल था, वह गांव से 4 मील दूर था। कितनी दूर, 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या भी आती थी। मोहन के सामने मतलब स्कूल तो जा सकता था, लेकिन उसके सामने 2 समस्या आ गई थी। एक तो वो थी कि 2 मील की चढ़ाई करनी पड़ती थी, और दूसरी कि रास्ते में एक नदी आती थी, उसको भी पार करके जाना पड़ता था। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के को नाम स्कूल में लिखवा दिया और बालक मोहन लंबे रास्ते तक स्कूल जाता रहा। और छुट्टी के बाद थक्का माना लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विषय जैसे ही बालकों को उदाहरण देकर उससे उत्साहित करने की कोशिश भी करते थे। तो थक्का हारा मोहन जब स्कूल से आता तो उसके पिताजी क्या करते थे, उसको पुराणों की कथा सुनाते थे और उनसे कई तरह का उन्हें ज्ञान देते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन को का डेरा तय कर दिया था। यजमान के घर में क्या किया था, उसके पिताजी ने उसे रहने का उनका बंदोबस्त कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पार होने से फिर गांव लौट आता था। इस प्रकार वो करता था। सहयोग की बात है कि एक बार छुट्टी के दिन पहले दिन जब नदी का पानी उतार कर था कि मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था कि पहाड़ी से दूसरी भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया था। कि अचानक नदी में क्या अगर पानी था वो पहाड़ की ओर से पानी जैसे तैसे करके नदी पार कर रहा था बरसात के दिनों में, लेकिन अचानक पहाड़ की तरफ से पानी नीचे आ गया और नदी का पानी था वो ऊपर हो गया था। पहले दिन की धारा में झाड़ झंझाड़ और पास पर लोग देखना शुरू किया तो अनुभवी घसियारों ने तेजी में पानी काटकर आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन किनारे पहुंचते मटमेले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा कि वे लोग किस प्रकार से सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर
घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। तो अब था क्या कि किन परिस्थितियों में मोहन था वो स्कूल जाता था और उनके पिता क्या हुआ था कि जब पानी के जो ये घटना सुनी, कौन सी घटना की, नदी में पानी बहुत ज्यादा आ गया था और जैसे तैसे करके वो नदी पार करके वो मोहन था वो घर पहुंचा। तो इस घटना के सुनने के बाद उसके पिताजी क्या है वो चिंतित होने लग गए। आज के लिए नमस्कार।